बात करते हैं सिंध के जो इंतखाबात हो रहे हैं और आगे मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं उनके हवाले से, और जो मेंबर नेशनल असम्बली जीते, न्यूली इलेक्टेड मेंबर नेशनल असम्बली MQM के अबू बकर साहब, उनके हवाले से उनके इलेक्शन पे भी बड़े जो है वो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं दीगर जमातों की जानिब से, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मामला सिर्फ जो है वो इस चीज़ का है कि क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रही MQM इस वक्त की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उससे। हालांकि आए तो वो बड़े तमतराक से थे, धूम धड़के से उनके साथ आए थे। मोहम्मद अबू बकर साहब MQM के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि क्या हो गया अचानक से, ऐसी कौन सी मतलब तब्दीली आ गई या कौन सी ऐसी गिला शिकवा बढ़ गया कि आप लोग अचानक इतना नाराज़ हो गए हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट जिसको आप लोगों ने छोड़ा था, इमरान खान साहब से अलग हुए, तो उसके साथ अब ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं कि जैसे ये तो आप लोगों की बड़ी शदीद नाराज़गी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नाराज़गी की वजह जो है या मकसद, अगर कोई शिकवा है, शिकायत है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर हम इस कोalition में दाखिल हुए और नई हुकूमत जो बनी है तो उसमें फेडरल का मसला ज़्यादा अहम था। फेडरल की हुकूमत गई थी, सिंध की हुकूमत तो नहीं गई थी, फेडरल की हुकूमत गई और फेडरल की हुकूमत ही बनी है। तो इस हवाले से जो मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, तो उसमें हमारे पास जो चीज़ें PTI के साथ हुकूमत हम में शामिल रहे, तो उस वक्त से हमने कराची, हैदराबाद के लिए बल्दियाती मामलात के अंदर, क्योंकि हमें काफ़ी हजीमत भी उठानी पड़ी पिछले बल्दियाती सिस्टम में, और आप लोगों को इल्म होगा कि काफ़ी वसीम अख्तर भाई पे भी तनकीद होती रही कि जनाब ये मेयर 4 साल रहे, और यहाँ मसला ये था कि एक ऐसा मेयर था कि जिसके हाथ पर बंधे हुए थे, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी उनके पास, ना फाइनेंशियली पावर थी। वो पावर जो मुशर्रफ के ज़माने में या ज़ियाउल हक के ज़माने में नेमतुल्लाह साहब के पास थी, या फारूक सत्तार के पास थी, या मुशर्रफ के ज़माने में जो नाज़िम आला थे उनके पास थी, तो उस पर हमने डिलीवर भी किया, और कराची तरक्की की राह पे गामजन भी था, और कराची की सड़कों से लेके पार्क्स और पार्क से लेकर ओवरहेड ब्रिजेस और अंडर बाइस पार्क ये सारे बनाए गए। तो ये कैसे बने? इसलिए कि उनको इख्तियारात भी दिए गए और उनको माली वसाइल भी फराहम किया गया। तो अब क्या हो गया सर? अब जो आप लोगों ने मुआहिदा किया था इस कोएलिशन गवर्नमेंट में, उसके बाद क्या हो गया? अब ऐसी किस बात पर नाराजगी हो गई है? इसमें सबसे जो अव्वल हमारे एजेंडे का जो पॉइंट था और जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, उसको समझ लें कि फोकल पॉइंट जो था वो था बल्दियाती एक्ट जो 140A है, उसके ऊपर मनोअन अमल करना। अच्छा, वो हम पिछले दौर में भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 4 साल सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन हमारी जो है ना लटकती रही, सिसकती रही, बिलकती रही, लेकिन बहरहाल आखिरी दिनों में हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब अपने रिटायरमेंट से 2 दिन पहले हमारे हक में वो फैसला आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया, तो फिर हमें ये बड़ी उम्मीद हो चली कि चलो अब तो मकसद चूंकि अदालत उज़्मा की तरफ से भी, आला की तरफ से भी हमारे पास एक फैसला आ गया है, तो कोई भी हुकूमत होगी वो अब इस पे अमल दरामद करने से इसलिए नहीं हिचकिचाएगी कि ये एक अदालत का फैसला है, तो आसानी हो जाएगी। अगर उन पे कोई पेश आ रही है, उनकी कोई मनसूबाबंदी है, तो अब उनको भी ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा जब हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई इस्लामाबाद में, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी और फजलुर रहमान साहब भी शामिल थे और मेंगल साहब भी शामिल थे, तो जब ये बात रखी गई तो सबने इस बात को तस्लीम किया कि हाँ, कराची के साथ ये ज़्यादती हुई है और इस बल्दियाती एक्ट में तरमीम चूँकि हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे फैसला दे दिया। तो पीपुल्स पार्टी ने, अब अलावल साहब ने भी इसको रियलाइज किया कि हाँ, इस पे अब उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई कि भाई कमेटी बनाकर और उसके ऊपर डे बाय डे मुलाकातें होती रहें, उसके ऊपर शिक बाय शिक मुज़ाकरात होते रहे। अभी भी वो मना नहीं करते, अगर आप उनके इंटरव्यू देखें, उनके नुमाइंदे, तो मना नहीं करते, लेकिन वही बात है कि आप साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये जो अभी जो कल जो बल्दियाती इंतखाबात थे, जिस पर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, उसमें धांधली के इल्जाम भी लग रहे हैं आप लोगों की तरफ से भी, और JUI भी लगा रही है, तो ये क्या क्या धांधली हुई और किसने की और ये कहाँ की?
इसमें देखें ये 2 फेस में बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। हमने तो बल्दियाती इलेक्शन को आगे करने के लिए खास लगाई थी, क्योंकि यहाँ जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें डिलिमिटेशन में बहुत ज्यादा एतराजात हैं। फिर जो वोटर लिस्ट शाये किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मैच नहीं कर रहा। 300 पे अगर जाते तो एक ही फैमिली का एक वोट आता है किसी और पोलिंग स्टेशन में, उनके किसी फर्द के घर के दूसरे फर्द का आता है किसी और स्टेशन में, तो इसकी वजह से वोटर अपना वोट भी कास्ट नहीं कर रहा। और ये मेरे इलेक्शन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, जिसकी हमने आज, लेकिन ये है कि वो डिलिमिटेशन इस तरह से कर दी गई है, चूंकि पीपल्स पार्टी यहाँ पे सिंध में इक़्तिदार में है और उनके पास अक्सरियत है, अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से तमाम चीजें करनी है। तो अब जो यहाँ पे कराची में और हैदराबाद में वो आबादियां जो शुरू से एमक्यूएम के पास है, उन आबादियों को इस तरह से डिलिमिटेशन करके और तकसीम कर दिया गया है कि छोटे छोटे वोटों, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या ठप्पे वप्पे भी लगाए गए हैं। कल की बड़ी वीडियोस आ रही हैं, कल वो वोटिंग पेपर बैलेट पेपर्स पे निशान गलत लगे हुए थे, नाम कुछ था और निशान उसका कुछ और। उसमें ये शिकवा भी है। एक हमारे हमदर्द हैं, अच्छे सपोर्टर हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे नवाब शाह में। इतलात के मुताबिक कि वो तकरीबन 3 बजे तक वो कामयाबी हासिल कर रहे थे, फिर अचानक उनके पोलिंग स्टेशन पे आए लोग और उनका डब्बा भी उस साथ उठा के लेकर चले गए उनको। वो फिर एहतजाजन उस गाड़ी के सामने लेट गए पुलिस के, वहां पे भी तशद्दुद वगैरह उनको किया। तो इसी तरह सखर में भी इस तरह की सूरत है। अच्छा, ये शिकवा सिर्फ एमक्यूएम नहीं कर रही है, सब कर रहे हैं, बिल्कुल सब कर रहे हैं, और जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी कर रहे हैं, ये शिकवा कर रहे हैं। लेकिन सर एक और चीज़ है जो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप लोगों ने ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग और उस सारे सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े हुए, आप लोगों ने वोट दिया एमक्यूएम ने उसके हक में, और फिर ये हुकूमत आई, इन्होंने उसको रिवर्स किया, आप लोगों ने उसके भी हक में वोट दिया। तो फिर अब एक तो धांधली का इल्ज़ाम आप लोग कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम बेसिकली धांधली को ही प्रिवेंट करने का एक रास्ता था जो उस हुकूमत को लगा कि शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो वो ले आए इस कानून को और आपने उसको सपोर्ट किया। अब फिर आपने उसके रिवर्सल में भी वोट दिया, तो ये किस किस्म का मौक़िफ़ था? कोई उस वक़्त उसूल थे या अभी के उसूल हैं, या ये बदल गए उसूल सारे? शिफा, जब ये ईवीएम के ऊपर बहस छिड़ी तो शिबली फराज साहब वगैरह बहादुराबाद तशरीफ लाए थे अपने एक वक्त के साथ, सही, और वहां हमने ईवीएम के ऊपर बहस की और हमने कई पॉइंट्स और सवालात ईवीएम से मुतालिक उठाए जिसका जवाब वो नहीं दे सके। और उस वक्त हमने कहा कि ईवीएम लाएं, अच्छी बात है। ये एतराज़ात जो हमारे हैं कि अगर ये ईवीएम मशीन किसी जगह पे स्टॉप हो जाता है, अगर इसका सिस्टम कहीं पे बैठ जाता है, या तो ये इस जो ऑपरेट कर रहा होगा उसको कौन चेक कर रहा होगा। तो कई ऐसे सवालात थे जिसका जवाब, और उन्होंने कहा कि हाँ ये कुछ क्वेश्चन आपके सही हैं लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता सही करेंगे, लेकिन वो जवाब हमें नहीं। तो उस ईवीएम मशीन पे भी जो हमने साइन जरूर किया, लेकिन उस पर हमारे एतराज़ात बिल्कुल मौजूद हैं। और आप पूछ लीजिएगा कि हमने ये एतराज़ात किए थे या नहीं किए थे। बहादुराबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन 1 घंटा सिर्फ इसी पे बहस हुई कि आप हमें मुतमईन करें, हमारे ये एतराज़ात हैं कि इस ईवीएम मशीन के जरिए भी ये फ्लॉ हो सकता है। सही, लेकिन उसमें तो आपके अमीनुल हक साहब जो थे उनकी भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी उस सारी सिचुएशन में, क्योंकि वो आईटी के वजीर थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल, वो अभी भी हैं आईटी के वजीर, तो वो भी मीटिंग में शामिल थे। लेकिन जो हमारे एतराज़ात थे वो हमने उनको बाकायदा नोट करा दिया था कि देखें ये चीजें, इस पे आप हमें मुतमईन कर दे, आप कैसे हमें ये यकीन दिला दे कि हाँ इसमें धांधली नहीं होगी, ये पोर्शन है जहाँ पे हमें खदशा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो नहीं जवाब दिया उन्होंने। तो अब पीपल्स पार्टी वाले क्या जवाब देंगे? आप लोग एक ही सुराख से बार बार डसे जाते हैं, इतने आप लोग माशाल्लाह से मासूम हैं कि बार बार एक ही पार्टी के पास आप लोग जाते हैं और कहते हैं कि इनसे हमारी तमाम उम्मीदें वाबस्ता हैं। फिर आप लोगों के साथ जो होता है वो आप लोग भी देखते हैं, आपके फॉलोअर भी देखते हैं, आपके सपोर्टर भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतनी सादगी आप लोगों में है। अब इसका आगे आप लोग क्या हल निकालेंगे? क्या अभी भी आप लोग मौजूद रहेंगे इस हुकूमत के साथ, या आगे कोई इरादा है कि नहीं भाई हम हट जाएं इन लोगों के साथ जिन्होंने हमेशा हमारे साथ ये किया है? देखें, एमक्यूएम के ऊपर माजी में ये इल्ज़ाम लगती रही कि ये हुकूमत गिराती और बनाती रही है, ये इनके मुफादात होते हैं और फिर ये ब्लैकमेल करती, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हालांकि जो भी हुकूमत आई उसको हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि हम भी, हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हमारे भी फॉलोवर हैं, हमारी जो अवाम है उनको कोई बेहतरी बिल्कुल सही। तो अब क्या करेंगे?
अब पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में एक नई सियासी जमात सामने आई थी, वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग यही दो हुकूमतें या फिर तीसरे नंबर पे माशाल्लाह लग जाया करता था। तो ये 3 हुकूमतें चलती थी, उसको भी सपोर्ट करते थे आप लोग। हाँ बिल्कुल, नून लीग या अच्छा, अब हमारी ताकत या हमारी इस वक्त वो पोजीशन नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर अपना ला सकें या चीफ मिनिस्टर है। तो जो लोग भी सियासत करते हैं, जब उनकी महदूद वो कैपेसिटी होती है, तो फिर उसके मुताबिक वो इख्तिदार में शामिल इसीलिए होते हैं कि वो अपने लोगों के, और सियासत करते हैं इसीलिए आदमी के इख्तिदार में आके अपने लोगों के मसले को हल करे। लेकिन तो अभी इनके साथ रहेंगे या नहीं? पीटीआई नहीं, मैं इस कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। पीटीआई तो किस्सा है पारीना माजी का बन चुकी। बिल्कुल, अभी वाला बताएं। जी, अभी 2 महीना हुआ है ना, 2 महीना हुआ है, और हम अभी देख रहे हैं, हमने अपने एतराज़ात और हमने अपने खदशात और हमने जो उनसे शिकवा है वो बजरिया मीडिया भी, और शायद 1-2 दिन में मुलाकात भी हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जाएं भी और जाके मिलें बिल्कुल उस पार्टी की क़यादत से भी, और नून लीग चूंकि उस मुआहदे पे गारंटर हैं ये सारे, जी, और इसीलिए उन पे बाकायदा जो वो शहबाज शरीफ साहब तो अपने भाई के भी गारंटर थे वापस आने के, बस याद रखिएगा अगली दफ़ा जब आप मुलाकात करें तो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मोहम्मद अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की किल्लत है सर, हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह।